बस जेड इफेक्टिव तक की ही बात हुई थी, कुछ होमवर्क भी दिया था मैंने ना। देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है 1s2 2s1, यही होता है। अब 1s2 2s1, अगर यही हमारा लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इसका सिग्मा निकाल लेते हैं। इसके लिए निकालना है मेरे को, अगर मुझे इसके लिए निकालना है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन तो छोड़ना पड़ता है, तो खत्म हो गया इसकी बात। तो फिर n-1th पे आऊंगा, n-1th में 2 इंटू कितना आ जाएगा 0.85, ये कितना आ जाएगा 1.7। तो ये 1.7 आ गया, तो जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है 3 माइनस 1.7, ये कितना आ जाएगा 1.3। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेरिलियम से, तो बेरिलियम की जब बात होगी तो बेरिलियम के अंदर क्या आएगा बच्चों 1s2, ये फैन चला 1s2 2s2, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, s और p के लिए सेम रूल काम करता है। तो सिग्मा बराबर 1 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, कितना आ रहा है ये 2.05, और जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा, कितना आ जाएगा 1.95। क्लियर है। बोरॉन से बात करते हैं। वन एस टू 2s2 2p1, सिग्मा बराबर 2 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, कितना आ जाएगा ये 2.4। जेड इफेक्टिव बराबर 5 माइनस 2.4, ये कितना आएगा 2.6। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन से, नहीं कार्बन, कार्बन से बात करते हैं, कार्बन से बात करेंगे तो ये हमारा 1s2 2s2 2p2, ये कितना आएगा सिग्मा बराबर 3 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ रहा है 2.75। तो जेड इफेक्टिव बराबर जेड दैट इज 6 माइनस 2.75 3.25। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन, 1s2 2s2 2p3, तो सिग्मा बराबर कितना आएगा 4 इंटू 35 प्लस 2 इंटू 0.85, तो 1.4 प्लस 1.7 कितना आ जाएगा ये 3.1। तो जेड इफेक्टिव बराबर 7 माइनस 3.1 दैट इज 3.9। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अगर हम बात करते हैं 1s2 2s2 2p4, इसका सिग्मा 5 इंटू
35 प्लस 2 इंटू 0.85 कितना आ रहा है? 3.45। जेड इफेक्टिव बराबर 8 माइनस 3.45 कितना आएगा? फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5 सिग्मा बराबर 6 इंटू 0.85 प्लस, हाँ 35 ही लिखा है देखो, है ना, प्लस 2 इंटू कितना आ रहा है ये? हाँ 3.8। जेड इफेक्टिव कितना आ रहा है? 5.2। ठीक है। नियोन का 5.85। बच्चों अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो तो पीरियोडिक टेबल में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट जाने पर इसको कहा जाता है लेफ्ट टू राइट चलना, ठीक है ना। लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीजेस। ये लाइन सीखनी है हमको। बात समझ में आया कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज होता है। समझ गए ना। ये लाइन पर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि जब हम एस, देखो जो हमारे पास लिखी हुई है पीरियोडिक टेबल वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, देखो आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक मतलब ऐसे चलना है, ऐसे चलना है और ऐसे चलना है। तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, डी को छोड़ दो, लेफ्ट टू राइट एस और पी के अंदर लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता है। बात समझ में आया। डाउन द ग्रुप जाना मतलब ऊपर से नीचे जाने पर जेड इफेक्टिव या तो बढ़ेगा या कांस्टेंट रहता है। बात समझ में आया। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ेगा। ये बात हमको याद रखनी है, लिख लें। चलें चलें, लिख लिया। लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, ये बात याद रखनी है हमको। और जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से पकड़ के रखेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब क्या है? न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से पकड़ के रखेगा। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा अच्छे से न्यूक्लियस पकड़ के रखेगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? हटा दूं? नेक्स्ट। अब देखो बच्चों, अब हम सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस। ये सीखना है हमको। एटॉमिक रेडियस लिखें।
एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है? एटम की रेडियस। एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या है? एटम की रेडियस। तो एटम की रेडियस का मतलब हो गया न्यूक्लियस से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस, दैट इज एटॉमिक रेडियस। ये बात समझ में आती है? एक लाइन लिखो, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस ऑफ, ऐसे लिखो, डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस from outermost filled subcell, from outermost filled subcell, filled subcell is atomic radius. Distance of nucleus from outermost filled subcell is called atomic radius. आगे लिखो इसी में, atomic radius, atomic radius cannot be calculated, atomic radius cannot be calculated, cannot be calculated, cannot be calculated because of small size of atom, because of small size of atom, atom ब्रैकेट में लिख लेना 1.2 एंगस्ट्रॉम, 1.2 एंगस्ट्रॉम। secondly, since the electron cloud, since the electron cloud surrounding the atom, surrounding the atom does not have a sharp boundary, does not have a sharp boundary, have a sharp boundary, the determination, the determination, the determination of atomic size cannot be perfect, cannot be perfect, cannot be perfect। लाइन चेंज करके लिखो, there is no practical way, there is no practical way, practical way by which, by which, by which the size of an individual atom, the size of an individual atom, atom can be measured, measured. However, however, an estimate of the atomic size, however, an estimate of the atomic size, of the atomic size can be made, can be made by knowing the distance, can be made by knowing the distance, can be made by knowing the distance between the atoms, by knowing the distance between the atoms, between the atoms in the combined state, in the combined state, in the combined state, combined state। देखो क्या होता है, समझो। पहली बात तो एटॉमिक रेडियस एग्जैक्ट निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि एटम का जो रेडियस है वो बहुत छोटा होता है। बात समझ में आ रही है? बहुत छोटा होता है तो एग्जैक्ट रेडियस निकाल ही नहीं पाएंगे, वो कोई ऐसी स्केल पर प्रॉपर्ली निकल ही नहीं पाएगी। दूसरी बात, जैसे
जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लो ये बैलेंस सेल है, तो इलेक्ट्रॉन की ऐसी शार्प बाउंड्री नहीं होती। अब न्यूक्लियस से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए कि न्यूक्लियस से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, एग्जैक्ट पता ही नहीं पड़ पाता, तो इसलिए एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब दिमाग लगाया गया कि एटॉमिक रेडियस कैसे निकाला जा सकता है, तो एटॉमिक रेडियस निकालने का मेथड आया। आप एक काम करो कि एटॉमिक रेडियस एग्जैक्ट तो नहीं निकल पाएगी, लेकिन एटम ने किसी के साथ बॉन्ड बना रखा होगा, उधर से निकाल लो। तो एटॉमिक रेडियस निकालने का मेथड सबसे पहला या तो कोवेलेंट रेडियस से निकाल लो। किससे निकाल लो? कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस का मतलब हो गया एटम अगर नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स इतना तो जानते होगे कि नॉन मेटल्स हमारे क्या कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। नहीं जानते तो आज से समझ लो कि नॉन मेटल्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो उसके थ्रू जो रेडियस निकलेगी दैट इज कोवेलेंट रेडियस। अभी इसको हम डायग्राम्स के थ्रू भी सीखेंगे। नॉन मेटल्स के लिए हो गया। दूसरा, जो मेटल्स होते हैं वो मेटलिक बॉन्ड बनाते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो, तो हम मेटल्स के लिए निकालेंगे मेटलिक रेडियस। किसके लिए निकलेगी ये? मेटल्स, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इनके एटम्स के लिए। तीसरा, वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस, अगर हम वैन डर वाल रेडियस की बात करते हैं तो वैन डर वाल रेडियस किसके लिए निकलेगी? नोबल गैसेस, क्योंकि ये तो कोई बॉन्ड बनाती ही नहीं है ना। उसके बाद लास्ट आयनिक रेडियस। लास्ट क्या है? आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस किसके लिए होगी? आयंस। आयनिक रेडियस किसके लिए? आयंस के लिए। तो ये चार तरीके की रेडियस की बात करेंगे। इनकी बात क्यों करनी पड़ रही है? एग्जैक्ट एटम की बात करना थोड़ा पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने कहा जब एटम किसी के साथ बॉन्ड बनाता हो तो वाली बात कर लेते हैं। किसी के साथ में जब जुड़ेगा तो उसके थ्रू जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, वहां से जो नाम आएगा उसी वही नाम दे दिया हमने। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा होगा, उधर से किसी एक एटम की निकालेंगे तो वो कोवेलेंट रेडियस हो जाएगी। फिर हमने ये भी डिसाइड किया कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है? नॉन मेटल्स बनाते हैं, तो कोवेलेंट रेडियस नॉन मेटल के लिए होगी, है ना। मेटल्स मेटलिक बॉन्ड बनाते हैं तो वहां से रेडियस निकलेगी, दैट इज मेटलिक रेडियस। नोबल गैसेस कुछ नहीं बनाती तो वैन डर वाल रेडियस, है ना। अभी आगे पता चलेगा वैन डर वाल नाम भी कहां से आया है, क्योंकि जो नोबल गैसेस होती है ना वो आपस में एक दूसरे को थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो रहा होता है, और वो इंटरेक्शन का नाम वैन डर वाल इंटरेक्शन होता है, इसलिए वैन डर वाल रेडियस कहा जा रहा है। और आयंस होंगे तो आयनिक रेडियस। ये लिखो आप थोड़ा। ये पीछे गेट लगा ना। चलें, लिख लिया, चले आएंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों कोवेलेंट रेडियस की। लिख लो कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस।
लिखो वन प्रैक्टिकल अप्रोच to estimate the size of an atom of a non-metallic element is to measure the distance between two atoms when they are bound together by a single bond in a covalent molecule. And from this value the covalent radius of the element can be calculated. Covalent radius of the atom can be calculated. Covalent radius of the atom can be calculated. Diagrammatically, it can be shown diagrammatically it can be shown as, देखें जरा, जैसे बच्चों एक नॉन मेटल है, ठीक है, एक नॉन मेटल है, ठीक है, उसने कोवलेंट बॉन्ड जैसे ही वो बनाएगा ना, तो यहां पर एक एटम हुआ, ये देखो जरा, एटम और ये सेम एटम, ये दोनों के बीच में कुछ एरिया कॉमन आता है, इस एरिया को ओवरलैपिंग जोन कहा जाता है, आगे बॉन्डिंग में सिखाऊंगा मैं। इसके अंदर बॉन्ड बनने का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो, एक इलेक्ट्रॉन इससे आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इससे आएगा, ये हमारा A है और ये भी हमारा A है, इसको कहा जाता है, देखो जरा, इसको कहा जाएगा होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, समझ में आ रहा है? होमोन्यूक्लियर क्यों? दो न्यूक्लियस के, होमोन्यूक्लियर मतलब दो सेम न्यूक्लियस, हेट्रो मतलब दो अलग अलग, तो एक एटम ए था, एक एटम ए था, इन दोनों ने बॉन्ड बना रखा था, तो कुछ एरिया कॉमन आता है इनका, ये आ गया कॉमन। अब फिर क्या दिमाग लगाया गया कि इनका सेंटर टू DAA, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये बात समझ में आया? और ये जो सेंटर टू, ये दिख नहीं रहा था हमें, हम ऐसा सोच रहे थे कि ऐसा रहा होगा, एक सेंटर दूसरे सेंटर के बीच में डिस्टेंस होगी, ये DAA होगी, और ये जो DAA था इसको हम ऐसा लिख सकते थे, A का रेडियस प्लस दूसरे A का रेडियस, A का रेडियस और दूसरे A का रेडियस। उन्हें नहीं पता था ना उस टाइम पर कि ओवरलैपिंग भी कर रहा होगा, है ना, और ओवरलैपिंग मान लो कर भी रहा होगा, तो उन्होंने ऐसा दिमाग लगाया कि एक एटम दूसरा एटम, दोनों के बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, दोनों की रेडियस जोड़ दो, उसके बराबर ही होना चाहिए। उन्होंने ये ज्यादा सोचा ही नहीं कि ओवरलैपिंग हो रही होगी, क्या हो रहा होगा, तो इस तरीके से डिफाइन कर दिया, और वैसे भी इंडिपेंडेंट एटम का तो निकाल नहीं सकते थे, तो वही हमको मानना पड़ा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो यहां पर DA बराबर RA प्लस RB, ओ सॉरी RA, होमोन्यूक्लियर समझ गए, मतलब सेम एटम्स, तो यहां पर RA बराबर कितना आ जाएगा? DAA बाय 2, DAA बाय 2, क्लियर है? लिखें ये,
हाँ, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दोनों एटम। कैसे? कौन सी रेडियस? हाँ तो रेडियस निकाल नहीं पा रहे थे ना, ये तो मुझे पता था, बॉन्ड लेंथ के फॉर्म में दिया जा रहा था ये, और ये एग्जैक्ट शार्प है ना, इसका सेंटर शार्प वही होगा, इसका सेंटर शार्प वही होगा, तो ये डिस्टेंस निकाला जा सकता था। लेकिन ये इधर से इधर तक क्यों नहीं निकाल पा रहे थे? क्योंकि एक तो शार्प बाउंड्री ही नहीं है, दूसरी बात वैल्यू बहुत छोटी आ रही थी, तो वो कैलकुलेशन में आ ही नहीं पा रहा था। इसलिए ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाला जा सकता था, इसलिए हमने इसको ही निकाल पाए हम ऐसा। बात समझ में आ रही है? तो बहुत सिंपल सी बात है ना, उसने ये कहा जब ये बॉन्ड बनाया गया होगा तो दोनों के रेडियस अलग अलग जोड़ दो, उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होना चाहिए। लॉजिकली वो देख रहे हैं तो थोड़ा अलग आ रहा है, लेकिन जो उन्होंने सोचा वो उसके अकॉर्डिंग यही है। चले आएंगे। अब एक बात बताओ आप, उसने कहा कि भैया, उसने ऐसा दिमाग लगाया, उसने कहा ठीक है आपको नॉन मेटल की रेडियस चाहिए ना, तो उसने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा होगा, तो उसने पता है क्या दिमाग लगाया, उसने ऐसा सोचा कि एक ये एटम ऐसे टच कर रहे होंगे, लेकिन लॉजिकली तो वो ओवरलैप कर रहे थे, तो उसने कहा इसका रेडियस इतना, इसका रेडियस इतना बराबर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये उसने कहा। लेकिन कुछ एरिया ओवरलैपिंग में चला गया। एक बात बताओ आप कि ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस एग्जैक्ट होना चाहिए था, अगर ये कुछ एरिया कॉमन नहीं ले रहे होते तो उससे छोटी वैल्यू आई होगी, ना उससे छोटी वैल्यू, ये तो समझ में आता है। अब क्योंकि ये कुछ एरिया तो कॉमन हो गया ना दोनों के बीच में, तो उससे तो कैसी वैल्यू आई होगी? छोटी वैल्यू आई होगी। अगर उससे छोटी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये जो रेडियस निकाल रहे हैं किसी भी नॉन मेटल की कोवेलेंट रेडियस कहलाएगी। और अगर हम एग्जैक्ट एक एटम को देखते ए को, उससे ये वाली रेडियस कैसी आने वाली है? कम आने वाली है। उससे ये वाली रेडियस कैसी आने वाली है? कम आने वाली है। ये फील आती है आपको कि उससे ये वाली रेडियस कैसी आएगी? कम आएगी। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि जो अगर किसी सेम एलिमेंट के लिए मान लो हमने कोवेलेंट रेडियस निकाला, और उसी सेम एलिमेंट के लिए अगर हमने एटॉमिक रेडियस भी निकालने की कोशिश करी, तो सेम एलिमेंट के लिए जब आप कोवेलेंट रेडियस और एटॉमिक रेडियस निकालोगे तो कौन सी वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए? एटॉमिक रेडियस। बिल्कुल सही बात है, ये बात समझ गए? तो आप इतना सा लॉजिक लगाओ कि अगर हम नॉन मेटल्स थे, दो नॉन मेटल्स थे, कुछ एरिया कॉमन था, कॉमन होने के बाद में वो जितना डिस्टेंस आना चाहिए था उससे कम आया, तो जो रेडियस आएगी वो डेफिनेटली कम आएगी। और हमारी मजबूरी थी कि हम ये डायरेक्ट निकाल ही नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने नॉन मेटल्स के लिए कोवेलेंट रेडियस निकाला। लेकिन कोवेलेंट रेडियस के अंदर रट्टा क्या पड़ गया कि कुछ एरिया कॉमन आ गया, तो जितना डिस्टेंस आना चाहिए था उससे कम डिस्टेंस आया। ये बात समझ में आया? समझ गए आप क्या कहा मैंने? लिख लेंगे। लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगी? नॉन मेटल्स के लिए।
लिख लें, लिख लिया। अब यहां पर ये बात हो रही है, ये बात समझ में आया ना? अभी आपको और धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। कुल मिलाकर मैंने कोवेलेंट रेडियस निकाला क्यों? क्योंकि मैं एटॉमिक रेडियस निकाल नहीं सकता था, और कोवेलेंट रेडियस सिर्फ किसका निकलेगा? नॉन मेटल्स का। और ये हम जानते हैं नॉन मेटल्स कौन से होते हैं? जो पी ब्लॉक में होते हैं। अरे लिखवाया है ना ये सब मैंने। नॉन मेटल्स कौन होते हैं? जो पी ब्लॉक में लिखे होते हैं। बस उनका ही रेडियस निकाला जा सकता है, तो उनका हम एटॉमिक रेडियस निकाल नहीं सकते थे। लेकिन अगर कभी हमें दिया गया कि एटॉमिक रेडियस अगर मान लेते हैं किसी भी नॉन मेटल का 200 है, तो कोवेलेंट रेडियस कितना होगा? तो डेफिनेटली 200 से कम होगा। बस इतनी बात है। समझ में आया क्या कहा मैंने? क्लियर है ये बात? अब देखो जरा, हटा दूं ये, एक बात समझो। जैसे बच्चों एक टर्म होता है, अरे यार, एक टर्म होता है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे मैं कहूं एक एटम है, एक और एटम है, ठीक है, मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एटम की ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया जा रहा है ना, एक इसके थ्रू आया होगा, एक इसके थ्रू आया होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड कौन ज्यादा खींच सकता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचने की ताकत। वैसे इस चैप्टर में आएगा भी आगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा यहाँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचने की ताकत। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत उतनी ज्यादा होगी। देखो इधर, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये डिफाइंड है पहले से। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक स्केल होता है, उस पर डिफाइन किया जाता है। आगे आप सीखोगे ये वाली, इसी चैप्टर में, अभी 2 लेक्चर बाद आ जाएगा। 1, 1.5, 2.5, 3, 3.5 और ये 4। ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है आधा आधा बढ़ता है, वो इसमें बढ़ रहा है। नहीं तो सर आपने तो बोला ही था कि आधा आधा बढ़ता है, ऐसा कुछ रूल नहीं है। जैसे मान लो मैंने 2 एटम्स के बीच में, एक एटम ए है और एक एटम ए है, दोनों के बीच में बॉन्ड बनाया, दोनों के बीच में, अच्छा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, इतना तो जानते होंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था इसमें, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन मैंने ये कहा दोनों एटम सेम है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही होगी। तो दोनों के इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत कैसी होगी? सेम। इस शेयर्ड पेयर को ये भी उतनी ताकत से खींचेगा, ये भी उतनी ताकत से खींचेगा, तो ये बीच में ही पड़ा रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहीं शिफ्ट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन वहीं का वहीं पड़ा रहे, शिफ्ट नहीं होगा, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को कहा जाता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहा जाता है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब जैसे मान लो ए और बी के बीच में बॉन्ड बनाया गया, तो ए और बी के बीच में अगर मैंने बॉन्ड बनाया, एक एटम ए है और एक एटम बी है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना। अब इसमें मैंने कहा कि मान लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ए से ज्यादा है, ऐसे ही मान लिया मैंने, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत किसकी ज्यादा होगी? बी की। तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया था, वो थोड़ी देर बाद तो हल्का सा किसकी साइड खिसक जाएगा? बी की साइड। जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर चार्ज आ जाएगा डेल नेगेटिव। डेल नेगेटिव का मतलब ही होता है थोड़ा सा नेगेटिव, बहुत हल्का सा नेगेटिव, क्योंकि थोड़ा बहुत ही इलेक्ट्रॉन किसका होगा, और इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? डेल पॉजिटिव। ये बात समझ में आया? तो ये जो चार्जेस आ रहे हैं, ऐसे बॉन्ड्स को कहा जाता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? तो 2 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, इतना समझ गए। सेम एटम्स के बीच में बनेगा तो वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, डिफरेंट एटम्स के बीच में बनेगा तो वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इतनी सी बातें समझ में आ रही हैं? अब यहां पर जैसे मान लो इन दोनों के बीच में फिर से वही DAB, दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बराबर रेडियस ऑफ ए प्लस
रेडियस ऑफ बी इतना तो आएगा ही, माइनस में 0.09 डेल एक्स एंगस्ट्रॉम, ये फॉर्मूला होगा पूरा। देखो इधर अगर अलग अलग एटम है तो इसमें माइनस का 0.09 डेल एक्स एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। डेल एक्स क्या है? डेल एक्स है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स। समझ में आ रहा है? डेल एक्स क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स। आया? आया समझ? ये कहानी है बस। तो यहां पर आप कहोगे सर वो वाला फॉर्मूला, मान लो बी की जगह ए ले लो, तो ये भी ए, ये भी ए, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा ही नहीं, तो वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो डी ए बराबर आर ए प्लस आर ए, वही फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आया? लेकिन अगर अलग अलग एटम्स हैं तो उसमें वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, उसके अंदर आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। समझ में आया क्या कहा मैंने? और ये अगर एंगस्ट्रॉम में है तो ये दोनों भी एंगस्ट्रॉम में ही ले लेने। ये बात समझ में आया? ये दोनों भी किस में ले लेने? एंगस्ट्रॉम में। ये बात समझ में आ रही है आपको? समझ गए? ये कहानी है, लिख लें। समझ गए ना क्या कह रहा हूं मैं? तो सेम एटम्स हैं तो उनके अगर सेम एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनाए तो बस डायरेक्ट आर ए प्लस आर ए हो जाएगा, दैट इज होमोन्यूक्लियर। और अगर ए बी बनाए तो उसे क्या कहा जाएगा? हेट्रोन्यूक्लियर। इस ए और बी के बीच में बॉन्ड बनाए तो इसको क्या कहा जाएगा? हेट्रोन्यूक्लियर। चलें, लिख लिया? चले आगे? देखो इधर हटाऊं। अब ये तो हुई हमारी नॉन मेटल्स के लिए, ये हमारी किसके लिए हुई? नॉन मेटल्स। अब दूसरी रेडियस देखते हैं, दैट इज मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस किसके लिए होगी? मेटल्स। अब एक बात समझना, जैसे मेटल
मेनली सॉलिड फॉर्म में होता है, ये भी लिखा हुआ है हमारे पास। तो वो सॉलिड फॉर्म में जो मेटल होगा, जैसे उसके एटम्स ऐसे पड़े हुए होते हैं, उसके एटम्स ऐसे पड़े हुए होते हैं, ये समझ में आया? कई सारे एटम्स ऐसे पड़े हुए होंगे, तो दो कोई भी एटम ले लो, ऐसे कुछ दो सेम, ये तो सेम एटम्स ही होंगे, दो कोई भी एटम्स ले लो, ले लिया हमने, ये A है और ये A है, इनके बीच में मेटलिक बॉन्डिंग हुई होगी, यहाँ पर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर हम लेंगे तो ये आएगा हमारे पास DAA, ये आ जाएगा। तो DAA बराबर क्या आएगा बच्चों? RA प्लस RA। तो RA बराबर DAA बाय 2। एक बात यहां समझ में आती है कि मेटलिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस लगभग लगभग सेम होगी, क्योंकि यहां ओवरलैपिंग वाला कोई एरिया आ नहीं रहा। तो मैं ये लिख सकता हूं कि मेटलिक रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एटॉमिक रेडियस। मेटलिक रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एटॉमिक रेडियस। क्लियर है? क्लियर है? समझ पा रहे हैं, है ना? अब दूसरा, जैसे यही अगर हमारे पास वैन डर वाल रेडियस होता, वैन डर वाल रेडियस किसके लिए? नोबल गैसेस के लिए, क्योंकि नोबल गैस तो कोई है बॉन्ड, तो मेटल्स के लिए हो गया, नॉन मेटल्स के लिए हमारा कोवेलेंट रेडियस हो गया, मेटलॉइड्स के लिए तो आप कोई भी निकाल सकते हो, दोनों प्रॉपर्टी शो करेंगे वो। वैन डर वाल रेडियस में क्या होता है, जैसे एक नोबल गैस हो गया, एक नोबल गैस हो गया, दूसरा नोबल गैस हो गया, दूर दूर होंगे ये, तो यहां पर जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा डेट इज DAA, तो ये आ जाएगा हमारे पास DAA बराबर RA प्लस RA बाय 2, सॉरी RA प्लस RA, हमें तो यही मानना पड़ेगा ना, हमें तो नहीं दिखता कोवेलेंट में क्या था, वैन डर वाल में क्या है, लेकिन हाँ ऐसा ही कुछ हो पाएगा। तो यहां पर ये DAA बाय 2 बराबर क्या आ जाएगा? RA। तो एक बात समझ में आती है यहां कि वैन डर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियस, वैन डर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियस। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? समझ गए? अच्छा एक बात और बताओ आप, जैसे मान लो सेम एटम के लिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी होगी वैन डर वाल रेडियस, उसके बाद आएगी मेटलिक रेडियस, और उसके बाद आएगी कोवेलेंट रेडियस, उसके बाद आएगी कोवेलेंट रेडियस, ये ऑर्डर होगा। क्लियर है? तो सबसे बड़ी रेडियस नोबल गैसेस के लिए आ रही है, फिर उसके बाद मेटल्स के लिए आ रही है, फिर उसके बाद नॉन मेटल्स के लिए आ रही है। समझ आया आपको मैंने क्या कहा? पूरा लॉजिक यही है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जितना भी दिया होगा उसे दो रेडियस के बराबर कर दो। कोवेलेंट के अंदर एरिया और कम हो रहा था, ओवरलैप होकर डिस्टेंस कम हो रहा था, मेटलिक में लगभग लगभग बराबर था, वैन डर वाल में और बढ़ रहा था। बात समझ में आया क्या कहा मैंने? इस तरीके से कुछ हो रहा होगा, लिख लें।
वो पढ़ते तो हम जैसे एटॉमिक रेडियस के अंदर जो हम पढ़ते हैं ना, वो बोहर्स मॉडल के अंदर जो रेडियस पढ़ते हैं वो हम हाइड्रोजन एटम की पढ़ते हैं, वो उसने निकाल दिया क्योंकि उस टाइम पर तो सब सेल वगैरह की बात ही नहीं हुई थी। बोहर ने तो ऐसी कोई बात ही नहीं करी थी, उसने तो सिर्फ सेल माना था, उसने उसके अंदर कुछ माना ही नहीं था, तो इसलिए वो रेडियस उसके अकॉर्डिंग वैलिड है, लेकिन लॉजिकली वो वैलिड नहीं है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ये बात? चले आगे। क्लियर? तो यहां पर तीन तरीके की रेडियस हमने डिफाइन कर ली, वैन डर वाल रेडियस, मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस, है ना? अब देखें जरा और समझते हैं आगे की बातें। बच्चों सेम एटम के लिए अगर मान लो तीन रेडियस कैलकुलेट की जाए, वैन डर वाल, कोवेलेंट और मेटेलिक, तो सबसे ज्यादा वैन डर वाल, फिर मेटेलिक, फिर कोवेलेंट। ये बात समझ गए क्यों ऐसा? क्योंकि कोवेलेंट सबसे छोटी क्यों हो रही है? क्योंकि उसमें एरिया कॉमन आ रहा है, और वैन डर वाल सबसे बड़ी क्यों हो रही है? वो दूर दूर है। क्लियर है ना? अब यहां पर एक बात समझते हैं, और यहां पर हम बात करते हैं आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस देखना जरा, आयनिक रेडियस की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले कैटायनिक रेडियस, सबसे पहले कैटायनिक रेडियस देखो जरा, कैटायनिक रेडियस। अब कैटायनिक रेडियस की अगर हम बात करेंगे तो देखना, जैसे समझना सभी बाद में लिखना, जैसे ए लिखा है, ए पे +1 चार्ज आ गया, ए पे +2 चार्ज आ गया, ए पे +3 चार्ज आ गया, सेम एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता जा रहा है, सेम एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता जा रहा है। तो बच्चों यहां पर ना आप हमेशा जब भी आयन की बात हो इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन निकाला करो। अब इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन कैसे निकालेंगे? एक एटम के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, एक एटम के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये बात तो फिक्स है। अब प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया होगा, तो n-1 अपॉन n, n-2 अपॉन n, n-3 अपॉन n। तो बच्चों जैसे इलेक्ट्रॉन घटते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घटते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन घटते जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा होता है। जेड इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर तो फिक्स है। अब क्योंकि प्रोटॉन फिक्स है, इलेक्ट्रॉन अगर घटते जाएंगे तो सिग्मा क्या होता जाएगा? डिक्रीज, क्योंकि सिग्मा तो रिपल्शन है ना, जितने इलेक्ट्रॉन कम उतना रिपल्शन कम, तो जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा। तो एक एटम पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है तो जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा तो रेडियस। अब एक बात सोचो, आप फील करो, जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता है, तो उसे वो और छोटा करता जाएगा ना, और छोटा करता जाएगा तो रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। ये बात समझ में आया? समझ गए? तो सेम एटम पर जैसे मान लो एक लिखा है बच्चों हमारे पास मैग्नीशियम, एक लिखा है हमारे पास +1, एक लिखा है हमारे पास +2, वही जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज घटेगा, घटेगा तो ये आ जाएगा, ऐसा सबसे बड़ा ये हो गया। और पता है जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो जानते हैं 282, और मतलब इसमें 3 सेल हैं, अरे 1s2 2s2 2p6 3s2, और ये कितना है 28, तो यहाँ सिर्फ 2 सेल बचे हैं। तो जब आप 3 से 2 सेल जा रहे हो कम तो होगा ही, लेकिन बहुत कम हो जाएगा। बहुत कम क्यों हो जाएगा? बहुत कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहां से जब आप यहां गए तो आउटर मोस्ट सेल इज रिमूव्ड, आउटर मोस्ट सेल इज रिमूव्ड, आउटर मोस्ट सेल इज रिमूव्ड। क्लियर है? समझ गए? इसी तरीके से जैसे सोडियम है तो सोडियम पे कितना होता है 281, ये Na पॉजिटिव है तो सोडियम से Na पॉजिटिव हो जाएगा तो ये मच लेसर हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ कितना बचेगा 28। ये बात समझ में आया? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लो आयरन है, सेम एटम पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, सेम एटम पर अगर आप पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जाओगे तो साइज डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर है क्या कहा मैंने? सेम एटम पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जाओगे तो साइज डिक्रीज होता जाएगा, ये बात याद रखनी है। क्यों डिक्रीज हो जाएगा? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा।
तो दो जगह पे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, एक तो पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियोडिक टेबल के अंदर तब जेड इफेक्टिव बढ़ा था, दूसरा कैटायन सेम एटम पे पॉजिटिव चार्ज लाते जाओ। क्लियर है? लिखें जल्दी से। लिख लिया? चलें? लिख लिया? अब एनाइनिक रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो एनाइनिक रेडियस के अंदर क्या होता है, ए माइनस वन, ए माइनस टू, ए माइनस थ्री। ठीक है? अब यहां पर भी कभी भी आयंस की बात आए तो आप इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन ये देखा करो। एटम के लिए तो सेम ही होते हैं, नेगेटिव चार्ज आना मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ना, n+1/n, ये हमारा n+2/n और ये हमारा n+3/n। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, तो जेड सेम है, जेड सेम है, तो एक्चुअल में सारी चीजें इससे ही तो देखी जा रही है कि जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा। तो जेड इफेक्टिव बराबर अगर जेड माइनस सिग्मा होगा तो जेड तो रिमेन सेम, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो सिग्मा बढ़ेगा, सिग्मा बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव घटेगा ना। ये बात समझ में आया? तो नेगेटिव चार्ज आएगा तो जेड इफेक्टिव घटेगा और जेड इफेक्टिव घटेगा तो रेडियस बढ़ेगी, जेड इफेक्टिव घटेगा तो रेडियस बढ़ेगी। ये बात समझ में आया? जैसे एक बात समझो बच्चों, जैसे मान लो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर O2 नेगेटिव चार्ज है और फ्लोरीन पर F नेगेटिव चार्ज है। कभी भी आयंस का रेडियस कंपेयर करने के लिए आ जाए तो आप हमेशा क्वेश्चन को इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन से करोगे। एक बात बताओ, नाइट्रोजन पर कितना, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 अगर एटॉमिक नंबर है तो 7 ही प्रोटॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो प्रोटॉन तो 7 ही रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10, क्योंकि 3 नेगेटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए। ऑक्सीजन पर 8 और ये 10 और ये 9। यही कहानी बनेगी कि नहीं बनेगी? कोई तकलीफ है? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन सेम होना, ऐसी स्पीसीज को क्या कहा जाता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अरे कौन सी स्पीसीज है ये? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आप देखो आयंस के क्वेश्चन जेड इफेक्टिव से करो, इलेक्ट्रॉन सेम है तो सिग्मा सेम हो गया,
प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होगा। अरे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव घटेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन घटेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन सेम है प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो भी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो यहां पर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होगा, जेड इफेक्टिव अगर बढ़ रहा होगा तो रेडियस घट रही होगी, रेडियस घटेगी तो आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है? रेडियस घटेगी तो ये आंसर ये हो जाएगा। ये बात समझ में आया? अब मैं और सिखाता हूं आपको, देखो इधर, जैसे N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg+2 और Al+3 सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स तो याद हो ही गए होंगे आपको। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 3 से 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही जाएगा। फिर थर्ड पीरियड, तो ये सेकंड पीरियड के हैं, ये थर्ड पीरियड के स्टार्टिंग के 3 है। तो यहां पर आप इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन के पास चले जाओ, इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन के पास जाओगे तो इलेक्ट्रॉन हो गया 10, प्रोटॉन हो गया 7। यहां पर इलेक्ट्रॉन हो गया 10, प्रोटॉन हो गया 8, इलेक्ट्रॉन हो गया 10, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया 10, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया 10। ये समझ में आता है? पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन देना। ये कितना, ये कितना, 13। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो जेड इफेक्टिव बस याद रखना है, कैलकुलेट करने के लिए वो पूछने भी वाला नहीं है। रेडियस घटेगा तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ गए क्या कहा मैंने? कोई तकलीफ है आपको? लिखें इतना। न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचना चाहता है इलेक्ट्रॉन को। वो न्यूक्लियस क्यों खींच पा रहा है? क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन है। प्रोटॉन जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे तो चार्ज उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा खींचेगा ना, इसलिए। चलें, अब जैसे मान लो कि मेरे पास लिखा हुआ होता नियॉन N3 नेगेटिव,
O2 नेगेटिव, तो पता है आप याद क्या रखो, पीरियड के अंदर जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, सेम एटम पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, सेम एटम पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो जेड इफेक्टिव घटेगा। कुल मिलाकर प्रोटॉन, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन आयंस का इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन से देखा जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते हैं प्रोटॉन सेम रहते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं प्रोटॉन बढ़ेंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ने से रेडियस डिक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ने से रेडियस डिक्रीज होगा। अब यहां पर जैसे ये दिया हुआ है N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव और ये F नेगेटिव, तो यहां पर क्या होगा, ये ऐसा, ये बात समझ में आया? अरे ये तो सिखाई दिया ना मैंने, ये तो सिखाई दिया ना, N3 नेगेटिव O2 आइसो, इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहा जाता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब होता है जिनके पास इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव और ये F नेगेटिव, है ना। अब इसके अंदर हो क्या जाएगा, नियॉन सबसे ज्यादा, इनसे भी ज्यादा, नियॉन सबसे ज्यादा क्यों, बिकॉज ऑफ वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस तो काफी बड़ी होती है, और नियॉन के अंदर नियॉन इज नोबल गैस, नोबल गैस होगी तो हम नियॉन के लिए क्या निकाल पाएंगे, वैन डर वाल रेडियस लिख लेंगे। चले चले आएंगे। अब देखो जरा, ये कहानी हो गई, ठीक है ना। अब हम दूसरी बात करते हैं, एक लाइन लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैन डर वाल रेडियस, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैन डर वाल रेडियस, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैन डर वाल रेडियस, अफेक्टिंग वैन डर वाल रेडियस। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैन डर वाल रेडियस में एक बात तो हमने सीखी ली कि जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज होगा तो रेडियस डिक्रीज होगा, क्लियर है। और अगर हम जेड इफेक्टिव का मतलब जेड माइनस सिग्मा होता है, तो जेड अगर इंक्रीज होगा तब भी हम कहेंगे कि रेडियस डिक्रीज होगा। प्रोटॉन बढ़ना, सिग्मा, सिग्मा इज रिपल्शन, सिग्मा इंक्रीज होगा तो रेडियस इंक्रीज होगा क्योंकि जेड इफेक्टिव घटेगा। और एन, नंबर ऑफ सेल, अगर हमारा एन नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे तो रेडियस इंक्रीज होगा, एन नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे तो रेडियस इंक्रीज होगा। बच्चों ये वाला फैक्टर हमेशा हम पीरियड के अंदर लगाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाने में। क्या हम क्या करते हैं ना, इनऑर्गेनिक के अंदर सबसे बड़े फैक्टर से बात करते हैं। जब आप लिथियम से बेरिलियम की साइड गए ना, तो सबसे ज्यादा जो चेंज हुआ है वो जेड इफेक्टिव हुआ होगा। अगर सबसे ज्यादा चेंज जेड इफेक्टिव हुआ होगा तो सबसे ज्यादा बात भी किसके बारे में करेंगे, जेड इफेक्टिव के बारे में ही करेंगे। ये बात समझ में आया क्या कहा मैंने। और जब आप ऊपर से नीचे जाते हो, ऊपर से नीचे का मतलब टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाओगे, जैसे मान लो लिथियम से सोडियम के पास चले गए, तो उस केस में क्या हो रहा है, सबसे बड़ा फैक्टर है सेल। लिथियम के पास 1s2 2s1 है तो 2 सेल हैं, सोडियम के पास 1s2 2s2 2p6 और 3s1 3 सेल हैं। तो सेल बढ़ने का मतलब है किसी के पास 2 सेल हैं, इतना आएगा, किसी के पास 3 सेल हैं। अगर किसी के पास 3 सेल हैं तो डिस्टेंस तो ऑटोमेटिक बढ़ गया ना। तो लेफ्ट टू राइट जाने में ये फैक्टर लगाया जाएगा और टॉप टू बॉटम जाने में हमेशा ये फैक्टर लगाया जाएगा पूरी पीरियोडिसिटी के अंदर।
समझ गए क्या कहा मैंने? और जेड इफेक्टिव बढ़ने से रेडियस कैसे घटता है ये तो हमें समझ में आ ही गया, और सेल बढ़ने से तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, लिख लें। चले चले लिख लिया। अब देखो जरा, अलोंग पीरियड, पीरियड के अंदर जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता है। जेड इफेक्ट इसे कहा जाता है लेफ्ट टू राइट जाना, समझ में आया? लेफ्ट हैंड साइड से पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड जाना, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस कम होगी, तो रेडियस डिक्रीज होगा, तो यहां पर ये ऑर्डर आ जाएगा। ये समझ में आया? ये बात समझ गए? और सबसे ज्यादा नियॉन होगा, वही किसके कारण? वैन डर वाल रेडियस, बिकॉज ऑफ वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस बहुत ज्यादा होती है उसके कारण। आप कहोगे सर वो भी तो कंपेयर करो, आपने जो सिखाया अभी, कोवेलेंट रेडियस नॉन मेटल्स के लिए आएगी, मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के लिए, और मेटलिक रेडियस इनके लिए आएगी, लिथियम, बेरिलियम के लिए। तो ये तो हम जो वैसे भी जानते हैं कि मेटलिक रेडियस तो कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा ही होती है। ये बात समझ में आया? तो एक्चुअल में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जेड इफेक्टिव से जो आंसर आएगा और नॉर्मली जो आंसर आएगा वो हमेशा सही होगा, बस एक जगह पे छोड़ के, डेट इज वैन डर वाल। इसलिए मैं वैन डर वाल को अलग से लिख रहा हूँ, समझ पाए? इसलिए वैन डर वाल को अलग से लिखा जा रहा है। सेम इसी, अच्छा ये जो अभी कंपैरिजंस हो रहे हैं, प्रेडिक्टेबल सामने रखी हुई है आपके, है ना, ये जो कंपैरिजंस हो रहे हैं एस और पी ब्लॉक के लिए हो रहे हैं, लेफ्ट टू राइट हम सिर्फ और सिर्फ एस और पी में जाएंगे, अभी हम डी बीच में नहीं लेंगे। ये जितने भी कंपैरिजंस मैं करूंगा वो सिर्फ किसके हो रहे हैं? एस और पी के। इसी तरीके से जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ होता सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो ये आ जाएगा, और यहां पर क्या होगा? आर्गन, लिख लें। इस तरीके से चलेगा। क्लियर चल रहा है सभी को? इस तरीके से कुछ बात होगी। ठीक है, इतना रखते हैं, है ना? आप इतना